नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं देवनागरी लिपि, उसका उद्भव और विकास तथा इसके जो सुधार के प्रयास किए गए उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये देवनागरी लिपि जो है ये भाषा विज्ञान का विषय है, भाषा विज्ञान के विषय के अंतर्गत आता है। भाषा विज्ञान से संबंधित और दूसरे वीडियोस भी चैनल पर दिए हुए हैं। आप हिंदी भाषा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखेंगे आप तो उसको में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप शुरू से अंत तक इसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। तो देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास को जानने से पहले हम देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं, जिससे कि हमें सहूलियत होगी और इसमें से भी कुछ प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि देवनागरी लिपि को संविधान में राजलिपि का दर्जा दिया गया है। जो संविधान बना उसमें संविधान में अनुच्छेद 343 जो है उसमें जो है हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया और साथ में देवनागरी लिपि को राजलिपि का दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ और भी कुछ है। इसकी जो देवनागरी लिपि का प्रयोग केवल संस्कृत के लिए ही नहीं बल्कि इसके अलावा मराठी और नेपाली भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि के बहुत सारे और दूसरे नाम भी हैं, जैसे नागर भी कहा जाता है इसको, देवनागरी को, फिर देवनागर और लोकनागरी आदि नामों से भी जाना जाता है। लोकनागरी ये जो नाम है ये लोकनागरी नाम दिया था आचार्य विनोबा भावे ने, जो गांधी जी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण सहयोगी और कहा जाता है उनको दूसरा गांधी इस रूप में माना जाता है। तो उन्होंने ये नाम दिया था लोकनागरी। ठीक है। इसके अलावा देवनागरी का एक दूसरा भिन्न रूप भी है जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, जिसको नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला जो तथ्य है वह है कि देवनागरी लिपि का जो प्रचार प्रसार है उसको करने वाले सबसे जो पहले महापुरुष थे वे थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1829 में एक पत्र निकाला था जिसका नाम था बंगदूत। तो उस बंगदूत पत्र के माध्यम से इन्होंने देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया है। बंगदूत जो है वो 4 भाषाओं में निकलती थी, हिंदी, बंगला, अंग्रेज़ी और फारसी। तो इन सब में जो है हिंदी का जो है एडिशन था, उसके लिए उन्होंने देवनागरी लिपि को चुना था। इसके बाद अगला तथ्य जो है महत्वपूर्ण कि आर्य समाज के संस्थापक जो हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, तो उनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है सत्यार्थ प्रकाश। इसको भी उन्होंने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में ही लिखा था। इसके बाद अगला जो तथ्य है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने वाली चीज़ है, परीक्षा में पूछा जाता है ये भी कि हिंदीतर भाषाओं के लिए, यानी जो हिंदी नहीं है भाषा, दूसरी भाषाओं के लिए भी लिपि के रूप में देवनागरी का प्रचार प्रसार करने के लिए शारदा चरण मिश्र ने 1907 में देवनागर नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। देवनागर जो पत्रिका है वो मासिक पत्रिका है। तो इस पत्रिका में जो है दूसरी भाषाओं को भी देवनागरी में लिखा जाता था। और अंतिम जो है एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण कि हम जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को, तो देवनागरी प्रचार आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी थी, इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा था। तो ये कुछ तथ्य थे जिनको जान लेना जो है ज़रूरी होता है और इनमें से भी कुछ चीज़ें जो हैं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है। आइए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास हम देख लेते हैं। तो लिपि शब्द जो है, लिपि शब्द का सबसे पहला उल्लेख हमें देखने को मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो व्याकरण ग्रंथ है और ये व्याकरण ग्रंथों में, संसार के सभी भाषाओं के व्याकरण ग्रंथों में बेजोड़ कहलाता है। तो पाणिनि ने लिपि शब्द का उल्लेख किया था अष्टाध्यायी अपनी पुस्तक में। ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। तो हम देखते हैं, जैसा कि आप चार्ट में भी देख रहे होंगे,
तो प्राचीन भारत में वैसे तो 2 लिपियां थीं। यहाँ हम जो है देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं और देवनागरी लिपि का जन्म जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसलिए चार्ट में आपको ब्राह्मी लिपि का ही दिखाया जा रहा है चार्ट, ठीक है। तो लेकिन वास्तव में जो है भारत में, प्राचीन भारत में जो है 2 लिपियां बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। 2 लिपियां हमें देखने को मिलती है प्राचीन भारत में, ब्राह्मी और खरोष्ठी। इनमें जो खरोष्ठी लिपि है वो खरोष्ठी लिपि, उसको तो विदेशी लिपि कहा जाता है, वो विदेशी लिपि है और जिसका प्रचार प्रसार जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये फैली थी। यह लिपि जो है उर्दू लिपि की तरह ही दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट। हम लोग क्या करते हैं जनरली बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, किंतु यह लिपि जो है खरोष्ठी लिपि में उर्दू लिपि की तरह ही दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। और कुछ लोग जो हैं इसे गधे के ओठ जैसी लिपि भी कहते हैं। खरोष्ठी का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो खर धन ओष्ठ, उसमें ई, ओष्ठी। तो खर मतलब गधा होता है, ओष्ठ मतलब होठ होते हैं, तो गधे की ओठ वाली लिपि, इस तरह का नाम इसका पड़ा हुआ था। तो फिलहाल हम तो अभी ब्राह्मी लिपि को ही लें, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही हमारी देवनागरी लिपि का संबंध जुड़ता है। तो आगे हम देखते हैं ब्राह्मी लिपि का विकास। तो ये निर्विवाद है कि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, किंतु स्वयं ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो है वो विवादास्पद है। यानी ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, इसको लेकर भी विद्वानों में काफ़ी विवाद रहा है। पहला तो जो है बुलर साहब जो हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बुलर तथा वेबर जो है, ये विद्वान विदेशी लिपि से निकली हुई मानते हैं ब्राह्मी लिपि को, कि ये किसी विदेशी लिपि से जन्म हुआ है इसका। तो वहीं जो है एडमंड थॉमस हैं, वो मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि को द्रविड़ों ने बनाया है। द्रविड़ जो जाति है दक्षिण भारत की, तो द्रविड़ों ने इसको बनाया है, उनका मानना है एडमंड थॉमस का। वहीं श्याम शास्त्री जो हैं, श्याम शास्त्री कहते हैं कि पूजा में प्रयुक्त जो सांकेतिक चिन्ह हैं, तो पूजा में प्रयुक्त जो सांकेतिक चिन्ह है उससे इसका विकास माना है उन्होंने, श्याम शास्त्री जी ने, ठीक है। तो वहीं पर विद्वान कनिंघम जो पुरातत्ववेता भी थे भारत में, जो जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय पुरातत्व की से संबंधित इन्होंने बहुत सारी खोज में मदद की थी, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में। तो विद्वान कनिंघम जो है, उनके अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर इसे बनाया था। कोई प्राचीन चित्रलिपि होगी जिसका अभी कुछ पता नहीं है, उसके आधार पर यह बनाया होगा, वो ऐसा मानते हैं कनिंघम, ठीक है। तो वहीं पर जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी हिंदी आगे चलकर हायर स्टडीज़ में हिंदी पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान विषय उनको पढ़ना होता है, और भोलानाथ तिवारी को कौन नहीं जानता। तो भोलानाथ तिवारी का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त लिपि से इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि का। यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता बहुत पुरानी है, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो उसमें जो लिपि है वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहरें जो हैं या फिर द्वार है, जो उस गेट बोर्ड लगा होता है, जिससे उस तरह की एक चीज़ मिली है जिस पर लिखा हुआ है कुछ, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है ये पढ़ा नहीं गया, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो लिपि है तो उसी से इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। तो इन 5 मतों के अलावा भी और भी कई मत ऐसे हैं प्रचलित ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में, किंतु वास्तविकता यह है कि किसी के भी पक्ष में इतने प्रमाण नहीं हैं कि सर्वसम्मति से उन्हें स्वीकार किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख मत हैं ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के बारे में, लेकिन हमें तो पढ़ना है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, तो आगे चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि ये जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है, और केवल प्रश्न बनने की ही बात नहीं है, जो आप देखेंगे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रश्न इस तरह से आते हैं, ऐसे देखकर लगता है जैसे कि सिर्फ फैक्चुअल डेटा जो है याद रहने से आंसर लिख लेंगे, लेकिन वो प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि जब तक आप समझेंगे नहीं चीज़ों को तब तक उत्तर लिख पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से जो है हर चीज़ को डील करूँगा और डिटेल में आप लोगों को बताया जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो कोई ब्राह्मी लिपि
की उत्पत्ति कैसे हुई है इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, सबके अपने अपने अनुमान हैं। तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चाहे जैसे भी हुई हो, किंतु इसका प्रयोग जो है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 5वीं शताब्दी के समय, ईसा के जन्म के पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर के 350 ईस्वी तक होता रहा है ये। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग दिखाई पड़ता है हमें। ठीक है, और इसके बाद जो है इसकी 2 शैलियों का विकास हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट में कि ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियाँ विकसित हुई हैं। तो वैसे तो ब्राह्मी लिपि का जो स्रोत है वो हमें दिखता है अशोक के शिलालेखों में। अब इसकी 2 लिपियाँ जो विकसित हुई आगे चलकर, वो है एक उत्तरी शैली, दूसरी दक्षिणी शैली। तो दक्षिणी शैली को हम लोग नहीं लेते हैं, उसका विवेचन ज़्यादा नहीं करेंगे। दक्षिण भारत में ये इस शैली की लिपि चल रही थी जिससे दक्षिण भारत की भाषाओं को लिखा गया। हम लोग उत्तर भारत की शैली को लेंगे, उत्तरी शैली जो है। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत, ये जैसा आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इतिहास में जो है भारत का जो इतिहास है वो अधिकांशतः उत्तर भारत और बहुत हद तक दक्षिण भारत का इतिहास है कि इन दोनों से मिलकर बना है। ये 2 बड़े क्षेत्र हैं। तो दक्षिण भारत की शैली थी, दक्षिणी शैली वो अलग है। अब उत्तरी भारत की शैली से देवनागरी का संबंध जुड़ता है, इसलिए हम उत्तरी भारत की शैली को पकड़कर, अब उस लाइन को पकड़कर चलेंगे। ठीक है, तो दक्षिणी शैली दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए होती थी और उत्तरी शैली का प्रयोग जो है उत्तर भारत की भाषाओं के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से ही आगे चलकर 4वीं शताब्दी में, 4वीं या 5वीं शताब्दी के मध्य में जो है ये विकसित हुई थी गुप्त लिपि, क्योंकि वो गुप्त वंश का शासनकाल था, जानते हैं आप जैसा कि इतिहास में। तो गुप्त वंश के शासनकाल में गुप्त राजाओं द्वारा इसको प्रश्रय मिला था, तो उस एक विशेष लिपि का निर्माण हुआ था जिसे गुप्त लिपि कहते हैं, जिसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से हुआ था। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से ही जो है 4वीं शताब्दी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। यानी 4वीं शताब्दी में गुप्त लिपि का आरंभ मैंने दिखाई पड़ता है, उसमें लेखन कार्य होता है और 5वीं शताब्दी तक ये चलती रहती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है 6वीं शताब्दी में जाकर गुप्त लिपि से ही जो है कुटिल लिपि का विकास होता है, कुटिल लिपि विकसित होती है। कुटिल लिपि का एक और नाम भी है सिद्ध मातृका लिपि। तो सिद्ध मातृका लिपि जो है वही है और कुटिल लिपि दोनों एक ही है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं, कुटिल लिपि की न देकर सिद्ध मातृका दे देगा या कहीं पर कुटिल लिपि दे देगा, तो दोनों एक ही लिपि है। ठीक है, तो कुटिल लिपि का विकास हुआ, यानी गुप्त काल में ही 6वीं शताब्दी में जाकर ये लिपि विकसित हुई है। और कुटिल लिपि जो है इसके अक्षर चूँकि वक्र हैं काफ़ी, इसलिए इसे कुटिल लिपि कहा जाता है। कहीं कहीं इसका एक और नाम भी मिलता है कुटिलाक्षर। ठीक है, कुटिल अक्षर हैं इसके, इसलिए कुटिलाक्षर नाम इसका दिया जाता है। इसे सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कुटिल लिपि से ही आगे चलकर फिर क्या हुआ, हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी के आसपास नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। तो यहाँ उसका विकास देख रहे हैं आप, देवनागरी जो है मध्य भारत की है। तो कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि जो है आगे चलकर जो है उसके 4 रूप बन जाते हैं। एक पहला जो रूप है वो अर्धनागरी कहलाता है, जो कि पश्चिमी भारत में उससे अर्धनागरी जो लिपि हुई उससे विकसित हुई। दूसरा जो है रूप वो है पूर्व नागरी का, वो पूर्वी भारत में है। और तीसरा जो है रूप वो दक्षिण भारत में प्रयुक्त होता है, जिसको नंदी नागरी कहा जाता है। और चौथा रूप जो है उत्तर भारत में या फिर मध्य भारत को हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि आई। तो देवनागरी लिपि का ये प्राचीन रूप है जो 9वीं सदी में जो है प्रयोग किया जाना शुरू हुआ। उस समय जो है इसका रूप विकसित हुआ, जिसे हम लोग प्राचीन नागरी भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन नागरी का क्षेत्र क्या है, उत्तर भारत है, किंतु दक्षिण भारत में भी जो है इसका कुछ भाग मिल जाता है प्राचीन नागरी का, जिसे हम विशेष रूप से नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्राचीन नागरी से ही जाकर आगे चलकर आधुनिक नागरी जो है, आधुनिक जो देवनागरी लिपि है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुई थी। यानी प्राचीन नागरी जो कि 9वीं शताब्दी में जो लिपि बनी
जिसका विकास हुआ था कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि से, वो जो है आज मॉडर्न युग में यानी वर्तमान काल में जो देवनागरी लिपि है वो स्वरूप पाने में उसको लगा 15वीं-16वीं शताब्दी, यानी 15वीं-16वीं शताब्दी में आज की वर्तमान देवनागरी लिपि का अस्तित्व सामने आया। ठीक है, तो यही जो आधुनिक नागरी है, आधुनिक नागरी लिपि के अलावा, आधुनिक नागरी लिपि जो है इसके अलावा प्राचीन नागरी से और भी कई लिपियां विकसित हुई थी। प्राचीन नागरी से और कई सारी लिपियां विकसित हुई, जिनमें जो है गुजराती, महाजनी, राजस्थानी हुई, कैथी लिपि हो गई, या फिर मैथिली या असमिया लिपि, या फिर बंगला लिपि आदि, ये सारी लिपियां विकसित हुई हैं। तो इन सारी लिपियों का विकास किससे हुआ है? ये हुआ है प्राचीन नागरी से। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपका नागरी लिपि जो है उसका सबसे पहला प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो नागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग जो है वो हमें देखने को मिलता है 7वीं-8वीं शताब्दी में। गुजरात के जो राजा थे, राजा जय भट्ट, उनके शिलालेख में हम देखते हैं देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन प्रयोग। देवनागरी लिपि का याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि नहीं, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेख में देखने को मिलता है, लेकिन नागरी लिपि का जो है प्राचीनतम रूप देखने को हमें मिलता है देवनागरी का गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। और उत्तर भारत में जो है देवनागरी लिपि का सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है पाल वंशी राजा महेंद्र पाल के 898 ईस्वी के एक दान पत्र में। उन्होंने दान दिया था, तो दान का पत्र बनाया था, एक सर्टिफिकेट, उसमें जो है लिपि हमें देखने को मिलती है देवनागरी लिपि सबसे पहले उत्तर भारत में। कब? 898 ईस्वी में। ठीक है, तो ये है चीज़ें। अब आइए अब हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि के नामकरण को। तो देवनागरी लिपि का नाम कैसे पड़ा? ये जो नाम आया देवनागरी, ये देवनागरी नाम आखिर किस आधार पर आया, इसको लेकर के भी विद्वानों में बहुत झगड़ा है, बहुत गुत्थम गुत्था है। विद्वान जो हैं अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम उन मतों को देख लेते हैं। तो देवनागरी लिपि का जो नाम है उसके जो कई आधार हैं, उनमें से पहला आधार तो यही है कि जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे, गुजरात में जो नागर ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से इसका प्रयुक्त होना शुरू हुआ, वो प्रयोग करते थे, इस कारण से इसको नागरी कहा गया। ये एक पहला मत है। दूसरा मत जो है वो कहता है कि प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण ही इसका नाम नागरी पड़ा। तो ये लिपि प्रमुख रूप से नगर में प्रचलित थी, नगरों में इसका प्रयोग होता था, इसलिए इसको नागरी कहते हैं। वहीं तीसरा जो मत है नागरी नाम की व्युत्पत्ति, देवनागरी की व्युत्पत्ति में, वो कहता है कि ललित विस्तार जो ग्रंथ है, लिखा गया है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, तो उस ललित विस्तार ग्रंथ में नाग लिपि का उल्लेख किया गया है। तो यही नाग लिपि ही वास्तव में देवनागरी है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। अर्थात जो है यहाँ नाग जो है, नाग से नागर शब्द का संबंध जोड़ा गया है, नाग से नागर का संबंध जोड़ के इसको नागरी लिपि, इस नाग लिपि से उत्पन्न हुई है, ऐसा माना गया है। ठीक है, अगला जो मत है वो कहता है कि जो तांत्रिक चिन्ह है, तांत्रिक चिन्ह देवनागर, देवनागर के इससे साम्य है, इसका देवनागर से इसकी समानता है, तांत्रिक चिन्ह के चिन्ह जो है देवनागर, इसी कारण से इसको देवनागरी कहा गया और आगे चलकर जो है फिर इसको नागरी कहा गया। तो देवनागरी और नागरी विकसित हुई देवनागर जो तांत्रिक चिन्ह है उससे। पांचवा जो मत है वो कहता है कि देवनगर अर्थात जो काशी है, काशी को देवनगर कहा जाता है, देवताओं का नगर, तो काशी में यानी देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण जो है यह देवनागरी कहलाई लिपि, इसका नाम देवनागर का, क्योंकि काशी में भी इसका प्रचार था। छठा मत जो है वो कहता है कि गुप्त वंश के जो सम्राट हैं चंद्रगुप्त, उनको देव कहा जाता था और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था। तो देव की नगरी, तो देवनागरी, इस तरह से नाम ये बना है। ठीक है, तो हम जानते हैं गुप्त काल में जो है ये लिपि जो है विकसित हुई, विशेष रूप से आगे बढ़ी, गुप्तों का प्रभाव है, तो उसके कारण जो है इसकी उत्पत्ति हुई देवनागरी, क्योंकि वहीं पर जो है विकास हुआ था गुप्त लिपि का। गुप्त लिपि से ही आगे चलकर जो है सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि विकसित हुई और फिर उसके बाद हमारी देवनागरी।
तो इसलिए जो है इसको चंद्रगुप्त के नाम से जोड़कर देखा जाता है, गुप्त वंश के शासक। ठीक है, तो इसी से देव की नगरी में इस लिपि का प्रचार होने के कारण इसे देवनागरी कहा जाता है, देव की नगरी में। ठीक है, सातवां जो मत है देवनागरी की व्युत्पत्ति से संबंधित, वह यह कहता है कि मध्य युग में जो है स्थापत्य की एक शैली थी नागर कला। आपने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा नागर कला, गंधर्व कला, इस तरह से कई सारी कलाएं हैं, एक विशेष शैली है। तो ये जो नागर कला की शैली थी जिसमें चतुर्भुजी आकृतियाँ होती थी, स्क्वायर आकृतियाँ होती थी या रेक्टेंगुलर आकृति, तो चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली आकृतियाँ होती थी। इसी से इस लिपि में भी जो है हमें 4 भुजाएं वाली चतुर्भुज आकृतियाँ अक्षर देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए, कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि उन अक्षरों को विजुअलाइज कीजिए। जैसे प में देखिए लगता है ना एक चतुर्भुज बन जाता है, फिर भ हो गया, म हो गया, फिर इसी तरह से और भी कुछ अक्षर हैं। तो ये चतुर्भुज वाले अक्षर होने के कारण जो है ये समानता होती है नागर शैली से, इसलिए लोग कुछ मानते हैं कि जो नागर शैली है उससे इसका विकास हुआ है। देवनागरी की ये शब्द जो है उत्पत्ति हुई है क्योंकि नागर शैली से मिलता जुलता है ये। ठीक है, तो ये सारे मत हैं, ये जो उपर्युक्त सारे मत दिए गए हैं, इनमें कोई भी मत जो है वो बहुत ज़्यादा सुसंगत आधार नहीं प्रस्तुत करता है। विद्वानों में इसीलिए मतभेद हैं। आज तक जो है ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें जो है ये 7 नंबर वाला पॉइंट जो है सुसंगत लगता है, फिर 1 नंबर वाला पॉइंट थोड़ा बहुत ठीक लगता है कि नागर ब्राह्मण इसका बहुत प्रयोग करते थे, इसलिए शायद नागरी कही गई हो। अथवा जो नागर कला थी, नागर कला के कारण जो है नागर कला में चौकोर अक्षर होते थे, चतुर्भुजिया, इस कारण से जो है इसके अक्षर भी उसी तरह मिलते हैं, इसके अक्षर चतुर्भुज होते हैं और नागर कला में भी चतुर्भुज आकृतियाँ होती थी। तो इस कारण से, तो ये 2 कारण जो है ज़्यादा हमें जस्टिफाइड लगते हैं। ठीक है, तो ये है देवनागरी लिपि का नामकरण। इसके बाद हम आगे देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं या गुण। कौन कौन सी विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि में? तो सबसे पहली विशेषता, जब भी बात की जाएगी देवनागरी लिपि की, तो ये विशेषता जो है ये तो चरम पर रहेगी, वो है इसकी वैज्ञानिकता। यानी देवनागरी लिपि को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। ये पूरी साइंटिफिक रूप से जो है इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, संरचना इसकी तैयार हुई है। वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि इसमें जो है कई सारी बातें हैं जो वैज्ञानिकता की पुष्टि करती हैं। इस लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ये नहीं कि हम बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसकी वर्ण व्यवस्था जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम पूरी तरह से वैज्ञानिकता के आधार लिए हुए है। पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं, और स्वर व्यंजन जो है, व्यंजन को भी अगर हम विशेष रूप से लें तो उनका भी जो है जो वर्गीकरण किया गया है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। हम जो उच्चारण करते हैं, हमारा जो उच्चारण अंग हैं, उच्चारण अवयव हैं हमारे मुख के, वो कंठ से शुरू होता है, कंठ से धीरे धीरे ऊपर उठता है तो आती है आपकी जो है कंठ के बाद आता है आपका तालु, तालु के बाद आता है आपका मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद आता है ओष्ठ, ओठ। तो एकदम पूरी तरह से साइंटिफिकली जो है ये लिपि तैयार की गई है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए ये बहुत वैज्ञानिक, ये इसकी पहली एक विशेषता होती है। दूसरी जो विशेषता है देवनागरी लिपि की कि इसमें जो है वर्णमाला का वर्गीकरण किया गया है बहुत ही सुसंगत तरीके से। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वर्णमाला जो है जो वर्गीकृत किया गया है, स्वर वर्णों को पहले रखा गया है, फिर व्यंजन वर्ण रखे गए हैं। स्वर वर्णों में भी वर्गीकरण किया गया है। जो पहले एक माने मूल स्वर जिनको कहा जाता है वो एक तरफ हैं, अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु, ये जो है एक साथ हैं। उसके बाद जो है अल्प प्राण वर्ण है, ये भी अल्प प्राण और महाप्राण जो है दोनों का वर्गीकरण किया गया है। अल्प प्राण और महाप्राण दोनों के लिए अलग अलग हैं जो है वर्ण दिए गए हैं। तो वर्णमाला का वर्गीकरण बहुत सुसंगत है। फिर वही जो है कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनियाँ हैं, क वर्ग जो है कंठ ध्वनि, च वर्ग जो है तालव्य ध्वनि, उसी तरह ट वर्ग जो है मूर्धा, फिर त वर्ग जो है दंत, और प वर्ग ओष्ठ में आता है। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य र ल व। तो ये सब जो है वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल ही सुसंगत तरीके से किया गया है। तो इसका वर्णमाला का वर्गीकरण बहुत ही उन्नत कोटि का है, इसलिए जो है ये बहुत ही
उत्कृष्ट वैज्ञानिक लिपि की कोटि में आती है। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है कि यहाँ देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है। जैसा हम अब रोमन में देखेंगे या फिर और दूसरी लिपियों में हम अगर देखते हैं, फारसी लिपि या रोमन लिपि में, तो वहाँ एक ध्वनि के लिए कई सारे चिन्ह हैं। जैसे सी से भी वहाँ च होता है, वहाँ जो है CH से भी च होता है, ठीक है। फिर क के लिए जो है के का प्रयोग होता है, तो कभी सी का भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो है एक ध्वनि के लिए कई सारे चिन्ह हैं दूसरी लिपियों में, किंतु देवनागरी लिपि में जो है एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक एक अलग अलग चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। अगली जो विशेषता है देवनागरी लिपि के है वो है कि ये अक्षरिक लिपि है। अक्षरिक लिपि का मतलब जो व्यंजन हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में, जो व्यंजन वर्ण है क से लेकर ज्ञ तक, उसमें व्यंजन के साथ स्वर अ जो है अ जुड़ा हुआ रहता है। तो जब व्यंजन के साथ स्वर जो है जुड़कर जब अक्षर एक अक्षर बनाता है तो उसको हम अक्षरिक लिपि कहते हैं। अक्षरिक लिपि का अर्थ यही होता है कि स्वर के साथ व्यंजन मिल जाता है, स्वर और व्यंजन के मिल करके जो है एक अक्षर बनाते हैं, उसे ही हम अक्षरिक लिपि कहते हैं, ठीक है। तो ये अक्षरिक लिपि है। अगली जो विशेषता है इसकी वो है कि इसमें शिरोरेखा होती है। शिरोरेखा यानी कोई भी जब हम शब्द लिखते हैं और शब्द लिखने के बाद ऊपर में एक लंबी रेखा उस शब्द को कर देते हैं, हम उसको घेर देते हैं। इससे जो है ये लाभ होता है हमें कि वो शिरोरेखा जो है शब्दों को पहचानने में मदद करती है। अगर शिरोरेखा ना हो तो अक्सर क्या होता है कि कोई अगर दो शब्दों के बीच में गैप कम हो गया तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा शब्द कहाँ से उसका तोड़ना है, शब्द कौन सा है, कहाँ पर है वो। तो ये जो है शिरोरेखा क्या करती है, वो शब्दों को अलग कर देती है। गुजराती लिपि में आप देखेंगे वहाँ शिरोरेखा नहीं होती है। तो अगर आप हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। या फिर आप अंग्रेज़ी भाषा को जब आप रोमन लिपि में लिखते हैं तो रोमन लिपि में भी उसी तरह से है, कोई शिरोरेखा वगैरह नहीं है। इसलिए जो है कभी अगर आप बहुत तेज़ गति से लिख रहे हैं और दो शब्दों के बीच में गैप नहीं है तो दोनों शब्द घुल मिल जाते हैं, समझ में नहीं आता है। कभी कभी खुद जो लिखता है व्यक्ति वही नहीं पढ़ पाता है कि क्या लिखा है उसने, ठीक है। तो शिरोरेखा होती है देवनागरी लिपि में, ये इसकी एक विशेषता है। छठी विशेषता देवनागरी लिपि की यह है कि ये बहुत ही लचीली है। इसलिए क्योंकि देवनागरी लिपि में जो ध्वनि चिन्ह है दूसरी भाषाओं के, उनका भी जो है स्वागत हो जाता है, यानी उनको भी जो है शामिल कर लिया जाता है, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और भाषा के साथ जो है उसका प्रयोग होता है। जैसे जो अंग्रेज़ी भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा के बहुत सारे शब्द जो है हम प्रयुक्त करते हैं हिंदी में, तो देवनागरी लिपि में जब हम लिखते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखते समय जो है एक आ आता है, वो चंद्र होता है, आधा चांद जो बना होता है जिसमें बिंदी नहीं होती है, यानी जो हमारा अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु, उसमें से चंद्र ले लिया गया है, बिंदी छोड़ दी गई है। तो ये जो है ये इसीलिए प्रयोग किया जाता है ताकि अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उस तरह का उच्चारण रखने वाले, उनका उच्चारण सही से किया जा सके। उसी तरह से अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द हैं जिनमें नुक्ता लगता है, यानी किसी भी अक्षर के नीचे जो है एक बिंदी लगती है। जैसे जिंदगी, तो अगर वो ना हो तो जिंदगी हो जाएगा, तो सही उच्चारण के लिए उसका प्रयोग किया जाता है जिंदगी, जख्म, ज़मीर। तो ये जो है नुक्ता वाले हैं। तो नुक्ता और ये जो चंद्र का आगमन हुआ है देवनागरी लिपि में, तो ये इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि ये बहुत ही लचीली, बहुत फ्लेक्सिबल है देवनागरी लिपि, इसलिए इसमें परिवर्तन और सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाती है। यानी ये आसानी से जो है बदल सकती है, अपने आप को एडजस्ट किया कर सकती है नए परिवर्तनों के आधार पर। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है। सातवां गुण जो है देवनागरी लिपि का यह है कि यहाँ लिपि चिन्ह पर्याप्त मात्रा में है। लिपि चिन्ह क्या है, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। जैसे कि आप देख लें कि क्या कहते हैं उसको, रोमन लिपि। तो रोमन लिपि जो है विश्व की अधिकांश लिपियाँ, जैसे अंग्रेजी भाषा ही ले लेते हैं, रोमन लिपि उसके बाद आएगी, उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम अंग्रेज़ी भाषा ले लेते हैं। तो अंग्रेज़ी भाषा में जो है 40 से ऊपर तो ध्वनियाँ हैं, 40 से भी ज़्यादा जो हैं ध्वनियाँ हैं, साउंड्स हैं, किंतु लिपि जो है वहाँ सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स A to Z या Z, 26 ही चिन्ह हैं उसको। 40 से ऊपर ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए मात्र 26
चिन्ह हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ता है वहाँ। तो वहीं जो है उर्दू भाषा जो है उसमें ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ढ, थ, ध, फ, भ, यानी ये जो आपके महाप्राण व्यंजन हैं, महाप्राण जो व्यंजन हैं उन ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह है ही नहीं। इसके बदले वे हे लगाकर काम चलाते हैं, इससे हे को जोड़ करके काम चलाते हैं इन ध्वनि के लिए, क्योंकि वहाँ है ही नहीं ये महाप्राण ध्वनियाँ ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो देवनागरी और तथा ब्राह्मी लिपि से विकसित अन्य जो कई भारतीय लिपियाँ हैं, भारतीय लिपियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा संपन्न हैं, पर्याप्त संपन्न हैं ये। इसलिए यदि उदाहरण स्वरूप हम देखें तो हिंदी को रोमन लिपि में अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए लिखते हैं AGHAN, तो ये हमने लिखा रोमन लिपि में, तो इसको हम अघन भी पढ़ सकते हैं और अगहन भी पढ़ सकते हैं। AGHAN, अघन या अगहन, क्या पढ़ेंगे इसको, दोनों पढ़ा जा सकता है। तो कन्फ्यूजन होगा, पढ़ने वाला जो है अब क्या समझेगा उसका अर्थ, तो ये गड़बड़ी होने की संभावना है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना होती है। उसी तरह से दूसरा एक शब्द ले लेते हैं अंग्रेजी में, माने रोमन में लिखा हो वो ABHAVA, क्या होगा, इसको हम क्या है अभाव पढ़ सकते हैं, इसको अभाव पढ़ सकते हैं, या फिर अभवा भी पढ़ सकते हैं, ABHAVA अभवा भी पढ़ सकते हैं, या फिर अभावा ABHAVA अभावा, ये 3 रूप में इसको पढ़ा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, कन्फ्यूजन तो होगा ना कि ये वास्तव में लिखा क्या है भाई, तो समझ में नहीं आएगा, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किंतु देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। देवनागरी लिपि में हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, अगली विशेषता हम देख लेते हैं कि ह्रस्व तथा जो दीर्घ स्वर हैं उसके लिए स्वतंत्र चिन्ह बने हुए हैं, अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जैसे अ हो गया आपका, छोटी ई हो गई हर्षी जिसको कहते हैं, या फिर जो है हर्षु, तो ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ में आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा और दीर्घ उ आ जाएगा। इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ के लिए अलग अलग स्वतंत्र चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इससे किसी और भाषा का मुकाबला करना संभव ही नहीं है। रोमन में जो है KAM कम भी है और काम भी है। KAM जो है कम भी होगा और काम भी, दोनों रूपों में पढ़ा जा सकता है। यानी ये ए जो है सिंगल, बस एक ए जो है वो ह्रस्व और दीर्घ दोनों का काम कर रहा है। कम जो है वो अ के लिए भी आ रहा है और आ के लिए भी आ रहा है, ए, तो यहाँ गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। फिर अगर हम लिखते हैं KALA जो है काला भी है और कला भी है। KALA को कला भी पढ़ सकते हैं और काला भी पढ़ सकते हैं, तो ये जो है गड़बड़ी होती है। ठीक है, यानी ह्रस्व और दीर्घ के लिए नहीं है अलग अलग चिन्ह, जबकि देवनागरी में ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के लिए अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, और जहाँ नहीं होता है ऐसा, वहाँ एक ही चिन्ह को 2 बार लिखकर काम चलाना पड़ता है रोमन लिपि में। मान लीजिए जहाँ पर एक नहीं है, यानी एक ए से ही अ अरा दोनों का काम लिया जा रहा है, तो जहाँ पर इस तरह का नहीं है तो वहाँ जो है 2 वर्ण लिखने की ज़रूरत पड़ जा रही है। जैसे ई के लिए दीर्घ ई जो है, दीर्घ ई के लिए डबल ई लिखा जाता है, ओ के लिए डबल ओ लिखा जाता है, ऊ के लिए भी बड़ा ऊ जो है उसके लिए भी डबल ओ लिखा जाता है। तो 2 जो है वर्ण लिखकर वर्ण खर्च करने पड़ते हैं, काम चलाना पड़ता है। ठीक है, जबकि देवनागरी लिपि में क्या है, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का अलग अलग चिन्ह बना हुआ है, इसलिए बहुत ही सहूलियत होती है, आसानी से हम लिख सकते हैं कौन ह्रस्व है कौन दीर्घ है। ठीक है, इसके बाद अगली जो विशेषता है, 9वीं विशेषता देवनागरी लिपि की, वह यह है कि मात्राओं का प्रयोग जो है, किस तरह से मात्राओं का प्रयोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से सुसंगत रूप से किया जाता है इसमें। यानी नागरी लिपि में हम जब देखते हैं कि स्वर यदि स्वतंत्र रूप में आते हैं, वो स्वतंत्र रूप में आते हैं तो पूरे वर्ण चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी जैसे हम एक लिख देते हैं शब्द आग,
आग जो है आ क्या है, स्वर है, तो वो स्वतंत्र रूप में आया है तो उसको लिख दिया हमने, आग लिख दिया, ईद लिख दिया, उल्लू लिख दिया। तो इसमें पहला वर्ण जो है वो स्वर है तो वो स्वतंत्र रूप में आया है। किंतु यदि व्यंजन के साथ अगर प्रयोग होता है स्वर का तो अ के अतिरिक्त अन्य सभी मात्रा रूपों का प्रयोग होता है। अ का मात्रा तो नहीं है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ के अतिरिक्त बाकी सारी जो मात्राएं हैं उन सब का प्रयोग होता है। जैसे नाग, तो नौ जो व्यंजन है उसमें हम आ लगा दिए, मात्रा चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, तो मात्रा चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसा कि हमें रोमन वगैरह में या फारसी वगैरह में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो नाग लगाया, खाना हो गया, जीभ हो गया, इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं इस तरह से। तो इसकी वजह से ही जो है अन्य बहुत सारी लिपियों की तुलना में यह स्थान बहुत कम घेरता है। मात्राओं का प्रयोग करने से क्या होता है, स्थान कम घेरता है, जगह कम लेता है, ज़्यादा जगह नहीं घेरता। ठीक है, तो कम स्थान घेरता है। और यदि मात्राओं का प्रयोग न हो तो माता को लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, म आ त आ, माता, तो ज़्यादा जगह घेर रहा है ना। इस कारण से ही क्या है, ये विशेषता देवनागरी लिपि की बहुत ही ज़बरदस्त है। और अंतिम विशेषता जिसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, देवनागरी लिपि की अंतिम विशेषता वो है सुपाठ्यता। यानी हम लिखते क्यों हैं बताइए, तो क्यों लिखा जाता है कुछ भी, ताकि वो पढ़ा जाए, लोग पढ़ें उसको। और जब पढ़ने में ही गड़बड़ी आ जाए, पढ़ने में ही गलत सलत पढ़ना शुरू हो, तो फिर कैसे चलेगा काम। तो इसका मतलब यह है कि सुपाठ्यता किसी भी लिपि का अनिवार्य गुण है। कोई भी लिपि हो उसका बहुत ही कंपलसरी गुण होना चाहिए ये। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो देवनागरी लिपि बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। अन्य लिपियों में पढ़ने में गलती हो जाती है, देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, जो लिखा है वही तो पढ़ेगा आदमी। ऐसा नहीं है कि कुछ और लिखा है, शैंपेन है, केमिस्ट्री है, ठीक है, लेकिन लिखते हैं कैसे कैसे। उसी तरह साइकोलॉजी है, पाइकोलॉजी जो है इस तरह से, निमोनिया, फमोनिया इस तरह से लिखते हैं। तो ये चीज़ें नहीं है देवनागरी लिपि में, इसीलिए देवनागरी लिपि को जो है सबसे विकसित लिपि माना जाता है। ठीक है, अब आइए हम अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि का मानकीकरण या देवनागरी लिपि में सुधार। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में सुधार के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन सबसे पहला प्रयास जहाँ से शुरू करते हैं हम, वो है तिलक फॉन्ट। यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में अपना पत्र, उनका एक अखबार निकालते थे वे स्वाधीनता आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, वो था केसरी। तो उस अपने केसरी पत्र के लिए उन्होंने हिंदी का फॉन्ट तैयार किया, हिंदी में फॉन्ट तैयार किए जिसमें कुल 190 टाइप थे। उन 190 टाइप की मदद से हिंदी की छपाई होती थी, जबकि इससे पहले जो है टाइपों की संख्या थी 1926, यानी 1926 जो है, सोच कर देखिए आप, उसको कितने कम में लाकर उन्होंने रख दिया। अगर किसी को हिंदी में छपाई करनी है तो 1926 टाइप को याद रखना पड़ता था। तो सबसे पहला सुधार का काम जो किया देवनागरी लिपि में, वो काम किया बाल गंगाधर तिलक ने। देवनागरी लिपि के मानकीकरण का पहला प्रयास उनका किया हुआ है। इसके बाद दूसरा जो एक उसमें सुधार या उसके मानकीकरण की ओर जो प्रक्रिया आगे बढ़ी, वो है अ की 12 खड़ी, क का की कू कू के कै को कंग कंग कह। ठीक है, तो ये 12 खड़ी है। तो ये अ की 12 खड़ी जो है, इसका प्रस्ताव दिया था सावरकर बंधुओं ने, उन्होंने तैयार किया था। और बाद में जाकर महात्मा गांधी ने जो अपना पत्र, उनका अखबार था हरिजन नाम से अखबार निकालते थे गांधी जी। इसके अलावा नवजीवन में भी लिखा था उन्होंने। तो हरिजन जो अखबार है वो हिंदी में निकलता था, तो उसमें जो है उन्होंने इस 12 खड़ी का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था। हालांकि आगे चलकर जो है इसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। जब आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन हुआ था तो उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। फिर बाद में फिर इसको लाने की कोशिश की गई। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास वैसे तो आलोचक हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है उनके एक संस्थापक में से एक हैं और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है हिंदी साहित्य में। उन्होंने जो है पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया।
पंचमाक्षर यानी पंचम अक्षर। तो प्रत्येक जो व्यंजन है उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग है, इस तरह से दिया हुआ है ना। तो ये क्या है, वर्ग हैं। इन प्रत्येक वर्गों के अंतिम अक्षर यानी पंचम अक्षर क, ख, ग, घ, अंग, तो अंग जो है वो पंचमाक्षर है। तो इन पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार का प्रयोग जो है करने का सुझाव दिया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, और जो सुझाव बिल्कुल बहुत अच्छा था और जिसका आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम प्रयोग करते हैं ना, यदि हमें जो है गंगा लिख रहे हैं हम, तो गंगा में जो है अंग है आधा है, तो उस आधा अंग की जगह यानी उसमें से स्वर निकल चुका है अंग में से, तो उसके जगह पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं गंगा लिखते हैं तो, ठीक है। तो ये सुझाव दिया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। इसके बाद जो है डॉक्टर गोरख प्रसाद हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया कि मात्राओं को, जो मात्राएं हैं आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, इस तरह की जो मात्राएं हैं ये सारी, इन मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ राइट साइड में लिखना चाहिए। ये सुझाव उन्होंने दिया था। हालांकि ये सुझाव स्वीकृत नहीं हुआ। आज भी हम जो है इस सुझाव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस सुझाव से हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये ठीक नहीं लगता है। अब मात्राओं को अलग से लिखेंगे हम, यानी वही वाला जो बताया था ना, जैसे माता लिखने के लिए, तो माता लिखना हो तो म, फिर आ, फिर ता, इस तरह का करेंगे, तो ऐसा ठीक नहीं है। अगला जो सुझाव दिया था वो श्रीनिवासन जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि महाप्राण जो वर्ण हैं, महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वर्गीय व्यंजन जो हैं, जिसमें से अब व्यंजनों की बात मैं कर रहा हूँ, स्वर में भी हैं। व्यंजन में जो महाप्राण हैं, जैसे मान लीजिए ख और घ यानी दूसरा और चौथा वर्ण, वर्गीय व्यंजनों में दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण वर्णों की जगह अल्प प्राण जो वर्ण हैं उनके नीचे कोई चिन्ह लगाने की सलाह दी थी उन्होंने, कि महाप्राण वर्ण को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे क्या होगा, अक्षर कम हो जाएंगे, अक्षरों की संख्या कम हो जाएगी। अल्प प्राण व्यंजन जो है उसी के नीचे कोई एक विशेष कोई छोटा सा चिन्ह ऐसा लगा दें अलग से, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ यहाँ ये महाप्राण व्यंजन लगा है, ये महाप्राण है। तो ये सुझाव उन्होंने दिया था और इस सुझाव को भी स्वीकृत नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। अगला जो सुझाव है, जो वास्तव में कहा जाए तो ये बिल्कुल ही बेतुका सुझाव है, इस सुझाव को देने वाले हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। उन्होंने क्या किया कि ये जो है देवनागरी लिपि में सुधार के जो प्रयास हैं ये सब अभी तक हुए, अभी तक जितने हमने देखे वो देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास की बात थी। लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि देवनागरी हटाओ और उसकी जगह पर रोमन लिपि का यूज़ करो। यानी अगर हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में जैसे आज हम लोग मैसेज करते हैं ना, SMS लिखते हैं व्हाट्सअप वगैरह में, तो हिंदी में भी लिखते हैं मैंने खाना खाया, तो MAINA, मैंने NE मैंने खाना, KHANA खाना खाया, KHAYA KHA खाया वाइए, तो इस तरह से लिखा जाए। तो ये सुझाव उन्होंने दिया था जो बिल्कुल भी अस्वाभाविक है। इतनी अच्छी विकसित लिपि है हमारी, दुनिया की सबसे ज़्यादा साइंटिफिक वैज्ञानिक लिपि के होते हुए हम ये देवनागरी को छोड़कर ये रोमन लिपि को अपनाने लगेंगे, फिर तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाएंगी, उच्चारण में भयंकर गड़बड़ियाँ होंगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है देवनागरी के मानकीकरण का जो प्रयास ये व्यक्तिगत तौर पर लोगों द्वारा किया गया था। अब हम देखेंगे कि कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने भी देवनागरी का मानकीकरण करने का प्रयास किया। तो संस्थाओं के भी कुछ सुझाव हैं, जैसे सबसे पहले है नागरी लिपि सुधार समिति। तो नागरी लिपि सुधार समिति जो है वो 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1935 में वो इंदौर में हुआ था। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो अधिवेशन है इंदौर वाला, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे वो सभापति थे। तो उनके सभापतित्व में नागरी सुधार लिपि समिति ये बनाई गई थी और जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि नागरी सुधार समिति जो है, नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो काका कालेलकर, और सभापति कौन थे, अधिवेशन के सभापति, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन के सभापति महात्मा गांधी थे। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से इसको रखिएगा, सुनिएगा। अगला जो प्रयास जो संस्था जो है उसने किया, नागरी प्रचारणी सभा। तो देवनागरी तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो है ये स्थापित की गई थी यह संस्था। ये सबसे प्राचीन संस्था है जिसे देवनागरी
लिपि और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना जो है काशी में हुई थी जुलाई 1893 में। तो नागरी प्रचारणी सभा ने भी क्या किया, देवनागरी लिपि के सुधार के लिए 1945 में एक परिषद का गठन किया था इन्होंने और सुधार के लिए उन्होंने प्रयास किया था कि सुधार लाया जाए। तो कुछ रिपोर्ट वगैरह भी जमा हुई थी, इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी कि कौन कौन से सुधार लाने अपेक्षित हैं। यहाँ हम उन सारे सुधारों को डिटेल में नहीं देखेंगे, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, बस और कुछ मिनट बाकी हैं, देख लेते हैं। अगला जो प्रयास किया जो संस्था थी ये उत्तर प्रदेश नागरी लिपि सुधार समिति। तो ये जो थी ये सरकार द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा देवनागरी लिपि में सुधार करने का ये सबसे पहला प्रयास था। तो सितंबर 1947 में ये समिति जो है गठित हुई थी। उस वक्त हमारा देश आज़ाद नहीं था, लेकिन आज़ादी की घोषणा हो गई थी। उसमें आज़ादी की घोषणा नहीं, एक अंतरिम सरकार बनी हुई थी, ठीक है, अंतरिम सरकार बनी थी और संभवतः गोविंद बल्लभ पंत जो थे उस समय उसके वहाँ उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री कह सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री जो थे वो थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने समिति बनाई थी, इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश नागरी लिपि सुधार समिति है, जो 1947 में बनाई थी और आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे और ये जो है सबसे पहले एक व्यापक पैमाने पर, इससे पहले जितने भी सुधार के या देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास किए गए, उन सभी सुझावों को मद्देनज़र रख करके नरेंद्र देव ने जो है इसके अपने जो है सुझाव उन्होंने दिए थे, तैयार की थी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो हुआ ये आपका जो है परतंत्र भारत में देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयास हुए। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद जो है नागरी लिपि के सुधार के कौन कौन से प्रयास हुए। तो सबसे पहला जो है प्रयास जो हुआ वो हुआ लिपि सुधार परिषद के रूप में गठन किया गया इसका। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नागरी लिपि में सुधार हेतु गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझावों पर निर्णय लेने के लिए, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, उस समिति के जो सुझाव थे उन सुझावों पर निर्णय लेने के लिए 1953 में लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया था और इस परिषद की सभा जो है लखनऊ में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस समय के उपराष्ट्रपति, क्योंकि उस वक्त जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे जो राज्य हैं, बहुत सारे राज्य और बहुत सारे विद्वान अलग अलग क्षेत्रों के, उन लोगों ने जो है इसमें अपना योगदान दिया था, वे शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। आगे चलकर अब क्या हुआ, उसके बाद देवनागरी लिपि के विकास हेतु भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय हैं, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, उसने कई स्तर पर प्रयास किया। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला जो प्रयास हुआ उसका स्वतंत्र भारत के बाद ये सरकार ने इसके बाद जो किया काम, सबसे पहले 1966 ईस्वी में 66 में मानक देवनागरी वर्णमाला ये जो है प्रकाशित की गई, ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई सुधार करते हुए। इसके बाद 1967 में, एक साल बाद ही जो है एक और जो है प्रकाशित किया गया रिपोर्ट, यानी जो है सुधार जो है किए गए, वो प्रकाशित हुआ हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इस रूप में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद जो है अगला प्रयास जो किया गया 1983 में किया गया, जो प्रकाशित हुआ देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इस रूप में ये प्रकाशित किया गया। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, उसकी विशेषताएं, देवनागरी नाम की व्युत्पत्ति और जो है उसका मानकीकरण या सुधार, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।